Hello students, my name is Himanshu Singh and let's make sense of social science one story at a time. एक चैप्टर, एक कहानी, एक लाइफ लेसन, लेट्स गो। जैसा अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि लास्ट में ना जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि अपन पूर्ण स्वराज के लिए फाइट करेंगे, बट इतने ज़्यादा लोगों ने अट्रैक्टिव ऑप्शन उसको ऐसा देखा नहीं और भीड़ आई नहीं, तो फिर वो गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने सोचा कि ओके आई विल थिंक ऑन इट और अपन कुछ चीज़ ढूंढते जिससे कारण अपन लोगों को यूनाइट कर सके। उसके आगे अपन अभी कंटिन्यू करते। यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अंदर हेडिंग दे रखी है वो है आपकी सॉल्ट मार्च। अब गांधी जी को जो पावरफुल वेपन मिला जो सारे के सारे लोगों को यूनाइट कर सकता है वो गांधी जी को मिला नमक। अब बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। नमक क्यों है वो कैसे है वो मैं बताता हूँ अभी क्या है। अब गांधी जी ने सोचा कि चलो अपन नमक से रिलेटेड जो भी अपन मूवमेंट करेंगे लेकिन अपन रैंडमली मूवमेंट नहीं चालू कर सकते, हमको एटलीस्ट है ना एक ऑप्शन देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को कि देखो आपने ये नहीं किया इसलिए इसके रिस्पॉन्स में हम ये मूवमेंट चालू कर रहे हैं। सो गांधी जी ने स्ट्रेट अवे 31 जनवरी ऑफ 1930 को उस टाइम के जो वाइसरॉय थे जिसका नाम है अरविंद, मैंने अरविंद बोल दिया, उसको 11 डिमांड्स लिख के भेजे। इन 11 डिमांड्स में रैंडम डिमांड्स है, जैसे सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, अदर वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट की भी डिमांड थी, पेजेंट्स की भी डिमांड थी, वर्कर्स की डिमांड थी, डिफरेंट लोगों की। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought टुगेदर इन ए यूनिफाइड कैंपेन। तो इसके अंदर सबकी डिमांड्स ले ली कि दिखाने के लिए कि देखो अपन है ना हम सबको इन्वॉल्व करके ये मूवमेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली 31 मार्च को गांधी जी ने लेटर लिख कर भेजा था और इनको अल्टीमेटम दिया था 11 मार्च तक का कि 11 मार्च तक आप हमारी बात मान लेना, अगर आपने 11 मार्च तक बात नहीं मानी तो जो अगला दिन है दैट मींस 12 मार्च तो हम कांग्रेस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वील स्टार्ट अ मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑब्वियसली अरविंद ने सारी डिमांड्स को सीरियसली नहीं लिया और गांधी जी इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे और गांधी जी ने 12 मार्च को सीडीएम स्टार्ट कर दिया और सीडीएम का जो फर्स्ट स्टेप है इट वाज दांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च। अब बात आती है कि नमक क्यों चूज किया, तो यहां पर देखो The most stirring of all the demands was to abolish the salt tax। ये जो 11 डिमांड थी ना इसमें जो सबसे गांधी जी को जो लगता है सबसे पावरफुल डिमांड है वो है आपकी कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो। अब उनके अकॉर्डिंग सॉल्ट वाज समथिंग व्हिच वाज कंज्यूम्ड बाय द रिच और बाय पुअर अलाइक, ब्रिटिशर्स इंडियन सभी यूज कर रहे हैं। अब जो इंडियंस रह रहे आपकी कोस्ट पे वो तो आराम से आपके ओशन से सॉल्ट बना सकते हैं ना पानी को बॉइल करके, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी सॉल्ट टैक्स लगा रखा और मोनोपोली थी, ठीक है, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। अब लेकिन यहां पर क्या है, ब्रिटिशर्स को गांधी जी को लगता था कि ये सबसे ऑपरेसिव चीज है कि नमक जो कि ऑलमोस्ट हर बेसिक खाने के अंदर चाहिए उस पे भी ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा रखा है उसको खाने के लिए और कंप्लीट मोनोपोली इंडियंस उसको नहीं बना सकते। तो गांधी जी ने बोला कि सॉल्ट के बहाने अपन सारे के सारे इंडियंस को यूनाइट किए थे। तो 31 मार्च से 11 मार्च तक का टाइम था, इरविन ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो 12 मार्च को गांधी जी ने अपना दांडी मार्च चालू कर दिया। So Mahatma Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers। Start में obviously they were 78, बट ये अपने साबरमती आश्रम से लेके दांडी जो ये कोस्टल टाउन है वहां तक गए थे। 240 माइल्स का अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस था। इनको 24 दिन लगे थे क्योंकि हर दिन ये 10 माइल चलते थे। सो इट टुक देम 24 days अबाउट 10 माइल्स अ डे। अब जब ये जाते थे तो ऑब्वियसली वो बीच बीच में रुकते थे लोगों के घर पे, तो हजारों लोग इनके साथ में जुड़ गए थे और लोग इनसे रास्ते में चलते चलते बहुत तेज से चलते थे, लोग इनके साथ में चल चल के बातें कर रहे और गांधी जी बता रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और क्या है। और इन सब की इन्फॉर्मेशन ब्रिटेन की न्यूज़पेपर के अंदर जा रही है। ब्रिटिशर्स कुछ जर्नलिस्ट आ रहे हैं वो गांधी जी के साथ में भाग रहे और लिख रहे गांधी जी जो भी कहना चाह रहे हैं। तो काफी ये फेमस हो गया था इंसिडेंट, थाउजेंड्स लोग यहाँ पर गए। फाइनली गांधी जी पहुंचे 6 अप्रैल को और ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling seawater। This marked the beginning of civil disobedience movement, that is CDM। अब गांधी जी को लगा कि ये वाला जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम अगेन इस वाले मूवमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपका वायलेंस होने लग गया था। तो गांधी जी इस मूवमेंट को भी कुछ टाइम बाद जाके अपन बंद कर देंगे। वो कैसे बंद किया, क्या हुआ, वो भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हेडिंग दे रखी है जो आपका मूवमेंट है दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये वाला मूवमेंट एनसीएम से थोड़ा सा अलग। कैसे? एनसीएम में ये था कि गांधी जी का कहना था कि आपको ब्रिटिशर्स के साथ में कॉपरेट नहीं करना है, आपको उनके लॉस ब्रेक नहीं करने, बस आपको खुद कुछ नहीं करना है कि उनके स्कूल में मत जाओ, उनके काउंसिल इलेक्शन से पार्टिसिपेट मत कर लो। बेसिकली मोर फोकस्ड ऑन बॉयकॉट ऑफ देयर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर क्या है, पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन तो नहीं करना, हाँ, बट वर ऑल्सो आस्क्ड टू ब्रेक कॉलोनियल लॉस। तो जगह जगह डिफरेंट टाइप के लॉस ब्रेक हो गए कि टैक्स देना है तो बोले नहीं देंगे, सॉल्ट टैक्स बोले नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्स तो बोले नहीं दोगे। चौकीदारी टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
बेसिकली क्या था कि ब्रिटिशर्स ने अपने लैंडलॉर्ड्स को या उनके गांव का जो उनका एजेंट है उन्हीं को वहाँ पे ना वॉचमैन या गार्ड की तरह आपके ना विलेज के अंदर लगा रखा था, और उसकी सैलरी वो उनको देते थे गांव वालों से कलेक्ट करके। गांव वालों को ये कंसेप्ट पसंद नहीं आता था, बिकॉज कौन बनेगा चौकीदार, गांव वालों का उसमें कोई सही नहीं था। प्लस बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो चौकीदार था वो एक तरीके से जासूस था, स्पाई का, ब्रिटिशर्स का, तो गांव वाले उसको ट्रस्ट नहीं करते थे। बट ये फोर्सफुल था कि आपको चौकीदार बनाए, मतलब जो भी बनेगा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बहुत जगह पे लोगों ने ना फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट कर दिया, और गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज में नमक वमक बनाए, लिकर शॉप्स को पिकेट किया, बहुत सारे विलेज ऑफिशियल्स ने छोड़ दिया। ये सब कुछ चल रहा है, यहाँ तक कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं थी, वहां पर भी वो इंडियंस जा जाके अपने ना वुड कलेक्ट कर रहे और कैटल्स को ग्रेजिंग करवा रहे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। ब्रिटिशर्स भी चुप रहने तो वाले नहीं है, ब्रिटिशर्स ने इसको और खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्स किया। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leaders, और एक एक करके वो फेमस लीडर्स को अरेस्ट कर रहे थे। अब जब इंडिया, मतलब जब पूरा इंडिया था, तो पाकिस्तान में इंडिया था, तो पाकिस्तान वाले रीजन के अंदर एक हमारे एक रीजन था, इसका नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। वहां पर जो एक इंसान थे, बहुत ही फेमस डिवाउट डिसाइपल थे आपकी गांधी जी के, उनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। उनका नाम था अब्दुल गफर खान। आपने सुना होगा कभी खान अब्दुल गफर खान, ठीक है। खान वॉज अ टाइटल जो इनके नाम के आगे लगता है। नाउ ही वॉज डिवाउट प्रिंसिपल ऑफ डिवाउट प्रिंसिपल बोल दिया मैंने, डिवाउट डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। वही वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल ऑफ 1930। अब जब ये हुआ तो बिल्कुल वहां के तो गांधी जी है नहीं है। सो एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग आर्म्ड एंड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, और अभी बहुत लोगों को मारा और ये सब चीजें चल रही है। अ मंथ लेटर, मतलब बहुत सारे इंस्टेंसेस है, 2-3 महीने पे लिखे। अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर महाराष्ट्र में जो जगह, दे अटैक्ड पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस। वो सारी बिल्डिंग्स जो ब्रिटिशर्स की पावर को सिंबलाइज करती है, ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज द ब्रिटिश रूल। तो इन सब पे अटैक वटैक, और क्योंकि ये सारी चीजें एक तरीके से ब्रिटिशर्स ही लाए। इससे पहले इंडिया में ये सारी चीजें नहीं होती थी ना, आपके लॉ कोर्ट्स और रेलवे स्टेशन और पुलिस पोस्ट इतने ऑर्गेनाइज तरीके से। तो इन सब लोगों ने यहाँ पे अटैक वटैक करना चालू कर दिया। तो गवर्नमेंट को और डर लगने लग गया कि पता चला ये मूवमेंट ज्यादा फैल गया, तो वो और ज्यादा ब्रूटल हो गए अपने रिस्पॉन्स को लेके। सो पीसफुल सत्याग्रहीज वर अरेस्टेड, विमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, अबाउट 1 लाख प्लस पीपल वर अरेस्टेड। अब जब ये सब कुछ हुआ और गांधी जी को लगा कि यार ये ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि हमारे बहुत सारे सत्याग्रहीज की डेथ हो जाए और लोग भी ज़्यादा वायलेंट हो जाए, तो इस बार भी गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं इस मूवमेंट को बंद करूंगा। उन्होंने इरविन से बात करी और इरविन से मिलकर उन्होंने एक अग्रीमेंट किया, जिस पैक्ट को बोलते हैं अपन गांधी इरविन पैक्ट, और ये साइन हुआ था 5 मार्च ऑफ 1931 को। इसमें गांधी जी ने कंसेंट दे दिया कि ओके मैं अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जाऊंगा। ये जो भी राउंड कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जैसे कि ये जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे गांधी जी आपके बैठे हुए, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो होगी 1931 के अंदर। जो फर्स्ट वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1930 में, इसको तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था। तो गांधी जी ने बोला कि चलो ठीक है, मूवमेंट को बंद कर देते, सब कुछ स्टैंड स्टिल पे रख देते, हम आपके साथ में चलते, हम आपके साथ में चलते उधर लंदन में, और फिर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि फ्यूचर में अपन कैसे क्या काम करने वाले और क्या पावर्स होगी। तो यहाँ पर वो लोग गए और इसके अगेंस्ट में जो आपके इरविन थे उसने अग्री किया कि ठीक है, मैं ना सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको मैं रिलीज कर दूंगा। So in December 1931, Gandhi ji went to London for the conference, but the negotiations broke down and he returned disappointed. अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज हुई। Obviously Britishers were not interested कि जो उन्होंने मांगा था वो उनको मिल जाए। प्लस वहाँ पे जाके उनको पता लगा कि इस टाइम पे जो आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था रैप्से मैकडोनाल्ड, वो इंटरेस्टेड थे इंडियंस की यूनिटी को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर भी गए थे। बी.आर. अम्बेडकर का और गांधी जी का वहाँ पे एक तरीके से फेस ऑफ हो गया था, और बी.आर. अम्बेडकर इस मीटिंग में जाके डिसाइडेड टू आस्क फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्लस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर दलित्स, जो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। गांधी जी के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग चीज थी, बिकॉज गांधी जी फेल्ट ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर आ गए तो ये हिंदू यूनिटी को ब्रेक कर देगा और फ्रीडम स्ट्रगल में अपन थोड़े से डिले हो जाएंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं, दलित्स क्या होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। सो यहाँ पे ये और कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। तो गांधी जी को बड़ा अच्छा नहीं लगा जब ये नेगोशिएशन फेल हो गए, और जब वो इंडिया है तो उनको पता लगा कि यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने अपना खुद का ही अलग चीज कर रखी है, रिप्रेशन चालू है, इनको अरेस्ट करके जेल में डाल रखा है, जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर रखा है, इनको भी गांधी जी को उठा के भी जेल में भी डाल दिया था। फिर गांधी जी को मतलब आई थिंक 4-5 साल की सजा हुई थी, बट उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो गांधी जी को फिर जल्दी छोड़ दिया था। तो गांधी जी ने सोचा कि यार ये तो बेकार चीज है, और है ना मैं ये मूवमेंट को सोच रहा हूँ फिर से रीलॉन्च करूँ। तो उसमें लिखा हुआ है विद ग्रेट एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब थोड़ा हेजिटेशन, डर कि पता नहीं क्या होगा, बुरी चीज ना हो जाए। सो गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
फॉर ओवर a year the movement continued, but by 1934 it lost its momentum. तो जो अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था वो गांधी जी ने रोक दिया, बिकॉज गांधी जी फेल्ट कि वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया, ब्रिटिशर्स भी थोड़े से रूथलेस हो रहे हैं. सो ये साइन गांधी इरविन पैक्ट. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहां पर उनके नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन हो गए. B.R. अम्बेडकर से फेस ऑफ हो गया. वो इंडिया में आए, मेन कांग्रेस के लीडर्स अरेस्टेड थे, उन्होंने फिर से इस मूवमेंट को रीलॉन्च किया. बट पहले के टाइम पे जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, गांधी जी को सपोर्ट किया इस मूवमेंट में. बट अब लोगों का भरोसा उठ चुका था, उनको लगा कि यार मजाक थोड़ी चल रहा है, बार बार मूवमेंट चालू मूवमेंट बंद. तो वापस जब ये मूवमेंट रीलॉन्च हुआ तो लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया और 34 में ऑटोमेटिकली ये मूवमेंट आपका खत्म हो गया. अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन से लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया और किस किसने CDM के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया. सो नेक्स्ट है कि पार्टिसिपेंट्स ने कैसे कैसे CDM मूवमेंट को देखा है. ठीक है, तो इसके अंदर सेक्शंस दे रखे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे देखा है, वर्कर्स ने कैसे देखा है इस मूवमेंट को, उनके लिए स्वराज मतलब क्या, उनके लिए स्वराज मतलब क्या है, विमेन का क्या रोल था इसके अंदर, और आपके रिच पेजेंट्स ने कैसे देखा है, पुअर पेजेंट्स ने कैसे देखा है. तो सबको डिस्क्राइब कर रखा है, उनके लिए स्वराज मतलब क्या, उनके लिए CDM में पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है. तो अपन एक एक ग्रुप को देखते हैं. सबसे पहला है कंट्री साइड अभी रूरल एरिया में जो रिच पीजेंट्स थे, स्पेशली एनसीईआरटी के अंदर आपके दो कम्युनिटीज दे रखी है. एक दे रखे पाटीदार्स गुजरात के और एक दे रखे जाट्स उत्तर प्रदेश के. इन्होंने बहुत एक्टिवली इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया. पार्टिसिपेट क्यों किया? बिकॉज इनके पीछे इनका खुद का पर्सनल मोटिव भी है. वो मोटिव देखो क्या है. बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, वही कैश क्रॉप जिससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस. अराउंड इसी टाइम पे जब ग्रेट डिप्रेशन आया था और जब एक्सपोर्ट करते थे तो एक्सपोर्ट वॉर गिर गया, इनको नुकसान हुआ और जो प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी. सो एज देयर कैश इनकम disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. अब इनके पैसे गिरते जा रहे हैं, बट जो गवर्नमेंट है, मतलब जो ब्रिटिशर्स है, उन्होंने अपना रेवेन्यू का डिमांड तो कम करानी है. तो फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज, अब इनके लिए स्वराज मतलब क्या है, वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज. तो बोर्ड के अंदर और आपके प्री बोर्ड के अंदर आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी होते हैं कि व्हाट डज स्वराज मीन फॉर, लेट सपोज रिच पीजेंट्स के व्हाट डज स्वराज मीन फॉर, आपके पुअर पीजेंट्स के व्हाट डज स्वराज मीन फॉर विमेन. तो सबके लिए अलग अलग पर्पस है. इनके लिए कि हमको हाई रेवेन्यू भैया कम करो, बट they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. अब वही जोश जोश में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उन्होंने मूवमेंट बंद कर दिया गांधी जी ने, और इनको पता लगा हमारे तो रेवेन्यू की रेट से वो तो सेम ही है. तो जब ये मूवमेंट को फिर से रीस्टार्ट किया 32 में, तो बहुत सारे लोगों ने तो मना ही कर दिया कि हमारा हो गया, हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. तो रिच पीजेंट्स का ये दे रखा है. अब अपन बात करते हैं जो आपके पुअर पेजेंट्स है, उनका जो दुख है वो उनका अलग है. इनका मेन दुख है कि हमारे रेवेन्यू कम करो, इनका भी वो दुख है कि हमारे रेवेन्यू कम करो, बट इनका दुख उनका थोड़ा सा अलग है. सो देखो, सो पुअर पीजेंट्स की जो डिमांड थी, दे वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड. मतलब ऑब्वियसली रेवेन्यू कम से कम लो वो तो ठीक है, बट इनका जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है और दूसरा है. मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स, किराएदार, कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स. So as the depression, Great Depression continued and cash incomes dwindled, कम हो गई, the small tenants found it difficult to pay their rent, जो उनको लैंडलॉर्ड्स को देने. तो इनके लिए स्वराज मतलब क्या है? They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted. मतलब जितना हमारा रेंट बचा है उसको भैया रेमिट कर दो, उसको माफ कर दो. They joined a variety of radical movements often led by socialist and communist. अब देखो इस टाइम तक 1920s में इंडिया के अंदर सोशलिज्म और कम्युनिज्म एंटर हो गया है. अगर आपने सुना एक बहुत फेमस पार्टी अभी भी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. इट वाज फॉर्म्ड इन 1925 बाय एम.एन. रॉय. इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट कहाँ से आए, ये कैसे कैसे हुआ, इनका बिगिनिंग क्या थी, तो आपको सबको पता होगा. 9th में आपने पढ़ा होगा रशियन रिवॉल्यूशन 1917 का, जब वो सक्सेसफुल हो गया और वर्ल्ड का एक तरीके से फर्स्ट सोशलिस्ट कंट्री बन गया USSR. सो उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है ना, ये परमिएट कर गया था आपका सोशलिज्म. यहाँ तक कि आपने 9th में नाजिज्म के अंदर भी सुना होगा. एक लीग थी स्पार्टसिस्ट लीग, वो आई थी, फिर वेमर रिपब्लिक से फाइट हुई, अल्टीमेटली चलो जर्मनी नहीं बना आपका कम्युनिस्ट कंट्री. आगे जाके उन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. वैसे ही इंडिया के अंदर भी सोशलिज्म और कम्युनिज्म आ गया था. ऑब्वियसली दे यूज्ड टू केटर द पुअर पीपल. तो जो आपके पेजेंट्स थे जो पुअर थे और जो वर्कर्स थे वो पुअर थे, वो अट्रैक्ट हो रहे थे इस तरफ. ठीक है, तो अब बात आती कांग्रेस. तो कांग्रेस का क्या स्टांस है? कांग्रेस ने इनको फेवर किया, कांग्रेस ने इनको फेवर किया. कांग्रेस ने मेनली फेवर किया रिच पेजेंट्स को. उनका लॉजिक ये देखो, apprehensive of the raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support the no rent campaigns. तो कांग्रेस को डर था
कि अगर हमने ये पुअर पीजेंट्स के नो रेंट कैंपेन्स को सपोर्ट किया जगह जगह पे, तो पता लगा हमसे रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स गुस्सा हो गए, और जो ये हमें डोनेशन देते और फंडिंग देते मूवमेंट्स रन करने के लिए, अपने मूवमेंट्स और डोनेशंस बंद कर देंगे। तो उन्होंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया पुअर पीजेंट्स की डिमांड्स को, और इस वजह से जो पुअर पीजेंट्स थे वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की तरफ ज़्यादा जाने लग गए थे। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पेजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन असर्टेन। तो अच्छा रिलेशनशिप नहीं था वो। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है कि अब मर्चेंट्स और जो वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज मतलब क्या था, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया या पार्टिसिपेट नहीं किया। उससे पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें दे रखी है एक लाइन, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। नाउ यहाँ पे तो सिर्फ एक लाइन लिखी है, और एनसीईआरटी में यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि कंसल्ट चैप्टर नंबर वो जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बट बोर्ड के अंदर जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर है वो डिलीट हो गया। कुछ स्कूल्स ने अपने जो पीटीज के अंदर कंडक्ट कराया है, पीटी उसके अंदर करवाया है। तो ये सिंपल सी लॉजिक आप ऐसे समझ लो, जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी और ब्रिटिशर्स तो बिजी फाइटिंग देयर ओन वॉर, तो उनको बहुत सारे सप्लाईज चाहिए थे, बूट्स चाहिए थे और इक्विपमेंट्स चाहिए थे, आयरन चाहिए था, स्टील चाहिए था। तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो इंडियंस ने उस ब्रिटिशर्स के बिजी रहने के चक्कर में अपने आप अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग कर ली थी और बहुत सारे पैसे वैसे कमा लिए थे। सो इनको था कि अपना बिजनेस बढ़े और ये सब चीजों। सो कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर बिजनेसेस, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। पैसा वैसा आ गया, बट ऑब्वियसली बात है ना, पैसा की कोई लिमिटेशन तो है नहीं। तो ये दे बिकेम पावरफुल एंड मनी माइंडेड, मतलब मनी क्या माइंडेड के, सॉरी रिच, बट इनको था कि अपन और ज्यादा पैसे वैसे कमाए। तो इन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया, बिकॉज इनके दिमाग में था कि अगर सीडीएम सक्सेसफुल हुआ तो अपन जो अपनी डिमांड्स है, जो अपन चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो सकता है। अब ये क्या चाहते थे? सो दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, की बाहर की चीजें यहां नहीं है और हमारी चीजें हमारे लोग यूज करें, और भैया कंपटीशन हमारे आपस में ही हो। बाहर का आएगा तो मे बी उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी प्राइस चीप है और हम कंपीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा वो क्या चाहते थे ये, अ रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। इसका मतलब क्या है, इंडिया की करेंसी थी उस टाइम पे रुपी, जो आपकी ब्रिटेन की करेंसी थी वो थी पाउंड स्टर्लिंग। उसका रेशियो ऐसा करो एक्सचेंज ये कि जब ना हम डील करें तो ऐसा हो कि ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ऐसे समझो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो इंडिया के अंदर है वो इंपोर्ट नहीं कर पाए यहाँ पे चीजों को, कि रुपये और स्टर्लिंग रेशियो को ऐसा बना दो कि उनको है ना महंगा लगने लग जाए और वो ब्रिटिशर्स के गुड्स अपने ब्रिटेन के अंदर ही सेल करें और इंडिया में वो आके ना बेचे। तो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। सो इस सब बिजनेस इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए उस टाइम के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे आपके दो नाम भी दे रखे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ये आपके बॉम्बे के शेरिफ भी थे। आरबीआई के अंदर भी ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो ब्रिटिशर्स ने आरबीआई बनाई थी। गुजराती थे, बहुत फेमस आपके कॉटन ट्रेडर थे, बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्होंने। और जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला ऑफ द ग्रेट बिरला फैमिली, इन्होंने मिलकर इंडिया के अंदर दो ग्रुप्स बनाए थे। एक है आईआईसीसी, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस in 1920, एंड FICCI, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज in 1927। इनका पर्पस ये था कि इंडियन के इंटरेस्ट के लिए बात करना है और ब्रिटिशर्स को एक तरीके से ना इन्वॉल्व नहीं होने देना हमारे बिजनेस एक्टिविटीज में, और हमारा जो टैक्स वैक्स है और जो ये टैरिफ वैरिफ लगता है इसको भैया कम करो। तो इन्होंने खुशी खुशी पार्टिसिपेट किया है। तो उस टाइम के जो प्रोमिनेंट थे ठाकुरदास और बिरला जी, द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सीडीएम, जिसमें से ये तो आपके बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएट थे उनसे, महात्मा गांधी से। When it was first launched, they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods। तो स्टार्ट में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट अगेन वही वाली बात है, एक कब तक चलेगा, एक टाइम के बाद तो वही बोलते हैं ना कि क्या लाइन होती है कि आपका जो पेशेंस होता है उसकी भी एक लिमिट होती है। तो यहाँ पर अभी लिमिट क्रॉस हो गई इनकी। देखो, मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज। अब इनके लिए स्वराज मतलब क्या, अमीर लोगों के लिए, इनके लिए स्वराज है एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस on business would no longer exist and trade and industry would flourish without the constraints। तो इनके लिए स्वराज मतलब क्या है, एक ऐसा टाइम जब हमको जो बिजनेस करा है अपन आराम से करेंगे, कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं होगा, और ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो भी चीजें इंपोज कर रखी है, जो अजीब अजीब से टैक्सेस लगा रखे, वो सारे के सारे टैक्स हट जाएंगे। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स है, दे वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक। प्लस इनको और डर चीजें लगने लगी थी। किस चीज के डर लगने लग गया था इनको? They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about the prolonged
डिसरप्शन ऑफ बिजनेसेस। देखो सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन को पैसा कमाना है तो बिजनेस चलाना पड़ेगा। मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बॉयकॉट में चलने के लिए बिजनेस बंद कर दिया है, लेकिन जितना ज़्यादा बिजनेस बंद रहेगा तो इनका प्रॉफिट मार्जिन और सब चीज़ें कम होती रहेगी। प्लस इनको लगने लग गया कि जो आपके लोग हैं इनके अंदर है ना सोशलिज्म और कम्युनिज्म फैल रहा है, वो ऐसा ना हो कि वो अमीर वर्सेस गरीब की लड़ाई हो जाए, और देश ऐसा ना हो कि हमारे जो शॉप्स है, हमारे बिजनेस है, उन पर अटैक्स वटैक्स ना चालू हो जाए, चोरी वोरी और ये सब तो चीज़ें चालू हो गई थी, मिलिटेंट एक्टिविटीज। प्लस इनको लगने लग गया कि जो अभी कांग्रेस है, so as well as the growing influence of socialism amongst the younger members of the Congress, तो इनको लगने लगे यार ये सोशलिज्म की तरफ जा रहे हो, जितना ज्यादा पुराने टाइम में सोशलिज्म बढ़ेगा दैट मींस दे विल टारगेट द रिच, बिकॉज इट इज द कंसेप्ट ना कि रिच ऑपरेस कर रहा है पुअर को, और इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए वो प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन उनको सिर्फ सैलरी दे रहा है, लेकिन सारे मजे तो रिच ही कर रहा है। तो इनको स्टार्ट में ये पार्टिसिपेट करा, बट बाद में इनको रियलाइज हुआ कि कुछ काम की चीज नहीं, तो इन्होंने पार्टिसिपेट करना अपना धीरे धीरे बंद कर दिया था। बट इनके लिए जो वर्कर्स थे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उनका क्या हुआ, तो जैसे कि अपन ने उसमें पढ़ा, इसको सिंपल से याद करने का तरीका है, रिच पार्टिसिपेट करेंगे, पुअर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रिच पेजेंट से पार्टिसिपेट किया है, पुअर पेजेंट से पार्टिसिपेट नहीं किया है। रिच इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए जो पुअर वर्कर्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सीडीएम इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, वहां पर चलो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन हुआ, लेकिन वैसे ओवरऑल इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं हुआ है। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ। अब अलूफ मतलब क्या है, मतलब बेसिकली ऐसा मान लो नॉट फ्रेंडली, मतलब ठीक है दूर से है ना, मतलब कोल्ड बिहेवियर और ज्यादा ऐसे फ्रेंडली नहीं होना है। सो दे रिमेन्ड अलूफ, बट ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन द सीडीएम, लेकिन सेलेक्टिवली जो उनको आइडियाज अपने मतलब के लगते थे वो अडॉप्ट किए, जैसे कि लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। ऐसा नहीं कि आजादी के लिए लड़ना और ये सब चीजें, जो उनको खुद के लिए लगता था सेलेक्टिवली, वो नहीं है किया कि कंडीशंस इंप्रूव करो, पैसे वैसे हमारे इंप्रूव करो। तो उसमें कुछ कुछ डेटा दे रखा है, जैसे कि रेलवे की स्ट्राइक में मैंने पार्टिसिपेट किया 1930 के अंदर, फिर अगेन 1930 में बहुत सारे वर्कर्स ने, छोटा नागपुर जो रीजन है वहां पे टिन माइंस ने गांधी की कैप्स पहनी और है ना आपके रैलीज और प्रोटेस्ट कैंपेन्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। बट द कांग्रेस दे वर रिलेक्टेंट टू इंक्लूड workers' demand as part of its program because it felt that this would alienate the industrialist। अब वही सिंपल सी बात है ना, एक को फेवर करोगे तो दूसरे के कॉस्ट पे होगा। अगर ये वर्कर्स की डिमांड फेवर करेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करो, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को पे करना पड़ेगा ये सारी चीजें। बट इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस को पैसा दे रही है, तो अगर ये वर्कर्स को फेवर करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट गुस्सा हो जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट गुस्सा हो जाएंगे तो भैया वो पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे तो मूवमेंट ढंग से चलेगा नहीं। सो कांग्रेस ने इनको ज्यादा फेवर किया नहीं। प्लस इसमें एक और चीज ये रखिए कि बिसाइड्स दिस ऑल, बहुत बड़ा चेंज जो सीडीएम में आया, जो एनसीएम में नहीं था, कि एनसीएम में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था विमेन का, सीडीएम में बहुत लार्ज स्केल का पार्टिसिपेशन था। यहाँ तक कि जब सीडीएम स्टार्ट हुआ था और जब गांधी जी ने नमक वमक बनाया था दांडी में जाके, तो बहुत सारे जो मेल कांग्रेस के लीडर्स थे फेमस उनको अरेस्ट कर लिया था कांग्रेस ने। उस टाइम पे फीमेल्स ने इस मूवमेंट को लीड किया था। स्पेशली आपने नाम सुना होगा सरोजिनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उस सरोजिनी नायडू का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था इसके अंदर। सो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सीडीएम वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। अब जो गांधी जी का सॉल्ट मार्च था उसमें थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम टू देयर होम्स एंड लिसन टू देम, दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, नमक वमक भी बनाया, फॉरेन क्लोथ्स को बर्न भी किया, पिकेट भी किया, लिकर शॉप्स को, ठीक है। मेनी वेंट टू जेल भी गए। अर्बन एरियाज में जो ये थे हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी विमेन, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। रूरल एरियाज में से जो आपके पैसे वाली थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, रिच पीजेंट्स के। इन्होंने बेसिकली अपने सीक्रेट ड्यूटी मान ली थी कि गांधी जी ने बोला है तो मतलब गांधी जी ने बोला है मतलब करने का, तो मतलब करने का है, तो उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम येट दिस इंक्रीज्ड पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज विजुअलाइज्ड। मतलब कांग्रेस के अंदर कोई ज्यादा पावरफुल पोजीशंस और है ना सेंस ऑफ रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड इतना ज्यादा नहीं था। यहाँ तक कि गांधी जी खुद क्या चाहते थे, गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द वुमेन टू लुक आफ्टर दी होम एंड हार्थ। होम मतलब घर और हार्थ मतलब बेसिकली चूल्हा। हार्थ का लिटरल मीनिंग ये है कि जो आपने देखा होगा बहुत बार फॉरेन कंट्रीज के अंदर वो बिकॉज कोल्ड रीजन के अंदर वो रहते तो एक फायर प्लेस होती है, वो चिमनी विमनी वहाँ पे आग जलाते, तो जहाँ पे लकड़ियाँ रखी रहती है ना उसका जो ग्राउंड होता है उसको हार्थ बोलते हैं। इंडिया के केस में पहले के टाइम पे जब गैस वैस नहीं हो रही तो वहीं पे तो अपना खाना बन रहा है चूल्हे में। तो बेसिकली औरतों का काम है अकॉर्डिंग टू गांधी जी कि घर का ध्यान रखना है, चूल्हे का ध्यान रखना है, अच्छी मदर बनना है और अच्छी वाइफ बनना है। एंड फॉर
A long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. ठीक है, कि symbolically presence रहे आपका, लेकिन आपको ज्यादा पावर वावर और ये सब कुछ नहीं देंगे अपन. तो वुमेन का पार्टिसिपेशन था, बट इस पार्टिसिपेशन के कारण कोई बहुत मेजर रेडिकल चेंज नहीं है सोशली उनकी लाइफ के अंदर. ठीक है, फिर आता है इसके अपन के सीडीएम के अपने लिमिट्स क्या है. तो इसके पूरे टॉपिक के अंदर सीडीएम के लिमिट्स में दो ग्रुप्स के बारे में दे रखा है कि उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम था. एक ग्रुप है जिनको अपन बोलते हैं दलित्स, जिनको आगे जा मतलब जिनको पहले बोलते थे अनटचेबल्स, फिर उनको दलित्स बोलने लग गए आगे जाके जो आपके शेड्यूल कास्ट बनेंगे. और एक ग्रुप है आपके मुस्लिम्स. इन दोनों का पार्टिसिपेशन हो सकता था, बट जो भी रीजन से इन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया. सो देखो, फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फेयर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीस. सनातनीस के लिए एनसीईआरटी में दे रखा है द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूस. अब देखो क्या है, जो आपके अनटचेबल्स थे या फिर जो दलित्स थे, दलित्स बेसिकली इट इज द मॉडर्न टर्म. ये सबसे पहली बार आपके ज्योतिराव फूले ने यूज किया था. ठीक है, संस्कृत से डिराइव हुआ. दलित एक संस्कृत वर्ड है, उससे ही वर्ड डिराइव हुआ है दलित. बेसिकली समथिंग विच इज ब्रोकन और डिवाइडेड. सो ये दलित अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज होने लग गया. पहले इनको डिप्रेस क्लास भी बोलते थे, अनटचेबल्स भी बोलते थे. मॉडर्न टाइम्स में आपको पता होगा शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर ये टर्म मतलब चला गया है. तो दलित्स को ऐसा लगता था कि जो आपके जो कांग्रेस है ना वो ज्यादा फेवर करता है सनातनीज को, और बिकॉज वो ज्यादा सनातनीज को फेवर करता है तो दलित्स के लिए कोई काम नहीं करता. बिकॉज कांग्रेस को लगता है कि अगर हम दलित्स के लिए कोई काम करेंगे तो आपके सनातनी है ना ऑफेंड हो जाएंगे. अब सनातनी वैसे एनसीईआरटी में देखा जाए तो ये जो वर्ड है जो इसके लिए मेंशन्ड है कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूस, लिटरल सेंस में तो इट इज रॉन्ग. बिकॉज सनातनी मतलब होता है फॉलोवर ऑफ सनातन धर्म, जो बेसिकली आपके हिंदुइज्म एज एन ऑर्गेनाइज रिलीजन का जो प्रीकर्सर है सनातन धर्म, उसके जो फॉलोवर को अपन सनातनीज बोलते हैं. बट आपके एनसीईआरटी में सनातनीज को लिखा है कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूस, तो मैं भी वही बोल रहा हूं. बाकी लिटरल मीनिंग इसका ये रॉन्ग है. सारे हिंदूज ही बेसिकली आपके सनातनी एक तरीके से, बेसिकली जो आपके सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो आपके सनातनी बाय डेफिनेशन. हाँ, अब वो आप डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बाइफर्केशंस हो सकते हैं, तो वो अलग बात है. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इनको लगा कि कांग्रेस वाले ना सनातनी को फेवर कर रहे और दलित्स को फेवर नहीं कर रहे बिकॉज वो सनातनी ऑफेंड ना हो जाए. बट महात्मा गांधी थे वो बिल्कुल उनके अपोजिट था. महात्मा गांधी ने जेन्युइनली बहुत ज्यादा काम भी किया है सोशल फ्रंट पे दलित्स के लिए, अनटचेबल्स के लिए. बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड. ये चाहते थे कि जेन्युइनली अनटचेबिलिटी खत्म हो जाए, और ये बात बार अपर कास्ट से बात भी करते थे. इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स भी चालू किए, टेम्पल एंट्री मूवमेंट चालू किया, और इन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर उनकी एंट्री अलाउ करी. वेल्स में इनको पानी वाने लेने अलाउ किया. यहाँ तक कि जो स्वीपर्स की लाइफ को डिग्निफाई करने के लिए कि ये भी कोई अच्छा काम है, ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, तो गांधी जी खुद उन स्वीपर्स के साथ में मिलकर ना टॉयलेट वर्क और ये सब साफ वाफ करते थे, उनके साथ में बैठ के खाना खाते थे. तो गांधी जी ने भी बहुत सा अच्छा काम किया है दलित्स के लिए. सो देखो, ही कॉल्ड द अनटचेबल्स, गांधी जी ने इनको जो नाम दिया था इनको दिया था हरिजन्स. हरिजन्स मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड. बेसिकली लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए अपर कास्ट के दिमाग में ये नोशन खत्म करने के लिए कि अरे इनको टच करेंगे और कुछ बुरा हो जाएगा और ये सब चीजें, तो इन गांधी जी इनको हरिजन्स बोलते थे. ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स, एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स, और ये सब गांधी जी ने सब सारे काम किए. बट जो दलित्स थे उस टाइम तक है ना वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे. उनको गांधी जी का ये काम ठीक लगता था, बट उनको लगता था कि सब सोशल फ्रंट पे काम हो रहे, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला. दलित्स को लगता था कि आपको अगर रेडिकल चेंज लाना है दलित्स की पावर में और पोजीशंस में, तो आपको ना पॉलिटिकल चेंज करने पड़ेंगे. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डिमांड रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सेपरेट इलेक्टोरेट्स होनी चाहिए. इलेक्टोरेट इज अ रीजन जहां पे लोग वोट करेंगे, मतलब ठीक है ना. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होगा एक ऐसा रीजन जिसमें दलित्स ही वोट करेंगे और दलित ही डिसाइड करेंगे दलित लीडर्स. अभी जो इंडिया के अंदर वोट्स होते हैं वो होते हैं आपके जनरल इलेक्टोरेट के अकॉर्डिंग, कि एक जगह जहां पे मिक्स लोग रहते हैं, मतलब मिक्स कास्ट रहता है, और वो डिसाइड करते हैं जो भी है सीट्स. तो आजकल रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जैसे एससी की सीट है तो एससी बैठेगा, बट उसको वोट जरूरी नहीं कि सिर्फ एससी करेंगे. वोट उसको अपर कास्ट भी कर सकता है, राजपूत भी कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है. बी आर अम्बेडकर और ये लोग सोचते थे कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होनी चाहिए और उन सीट्स को इलेक्ट करने के लिए आपके सेपरेट इलेक्टोरेट भी होना चाहिए, मतलब जहां पर दलित लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन दलित लीडर बनेगा. तो ये अपन आगे बढ़ेंगे इसको लेके क्या हुआ. So the separate electorate demand that would choose Dalit members for legislative councils. ये सब चीजें वो डिमांड करने लगे थे. इनको लगता था कि ये जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है इसी के कारण आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है. ठीक है, तो आपको सोशली काम कर रहे गांधी जी, ठीक है, लेकिन मेन पॉलिटिकल काम होना चाहिए. दलित पार्टिसिपेशन इन द सीडीएम वाज देयरफॉर लिमिटेड, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर, जहां पर इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और तब तक ही बहुत वेल मैनेज्ड ग्रुप भी हो गए थे, बिकॉज दे वर लेड बाय अनदर फेमस पर्सन जिनका नाम है बी आर अम्बेडकर. आपको सब पता ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर.
इन्होंने दलित्स को लेके एक ग्रुप बना दिया था 1930 में, उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। जैसा मैं इस टॉपिक के पहले बता रखा है कि दलित्स को डिप्रेस्ड क्लास भी बोलते थे, तो इन्हें 1930 में उनको लेके ग्रुप भी बना दिया था। ये जब गांधी जी के साथ में मिलकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे, तो आपको याद होगा मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर बताया था, वहां पर इन्होंने डिमांड छेड़ दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की दलित्स के लिए। सो व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अंबेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगेन फास्ट अंटिल डेथ। अब देखो आपको याद होगा, मतलब इसमें तो गैप है, जब ये उधर गए थे तो मेरे पता है रैमसी मैकडोनल्ड था और उसने ये सब बोला कि नहीं ये सब नहीं मिलेगा, बट उन्होंने ना एक कम्युनल अवार्ड देने चालू कर दिए थे माइनॉरिटीज को। तो उन्होंने ना आपके सिक्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए थे, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए थे, और उसने हिंदूज के अंदर इनको अलग ग्रुप मान के दलित्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए थे। अब गांधी जी का लॉजिक ये था कि अगर आप दलित्स को सेपरेट एंटिटी मानोगे हिंदू से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पूरे के पूरे ग्रुप को यूनाइट करना और कॉमन स्ट्रगल के लिए। तो गांधी जी ने बोला कि मतलब बेसिकली गांधी डिसाइडेड कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी, एंड ही स्टार्टेड फास्ट अंटिल डेथ। फिर उसकी बहुत कन्विंसिंग लगी, बी आर अम्बेडकर के पास गए बहुत फेमस लीडर्स, और उन्होंने डिसाइड किया, और अल्टीमेटली गांधी जी और ये लोग मिले अंबेडकर, और इन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसको अपन बोलते हैं पूना पैक्ट, इन सितंबर ऑफ 1932। यहां पे दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया। गांधी जी ने ये कॉम्प्रोमाइज किया कि चलो ठीक है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना लो दलित्स के लिए, बट जनरल इलेक्टोरेट होंगे। बी आर अम्बेडकर ने कॉम्प्रोमाइज किया कि ठीक है मैं जनरल इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड छोड़ूंगा लेकिन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स। तो बी आर अम्बेडकर की एक बात मान ली, इन प्रोविंसेस के अंदर जो स्टेट्स, इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज काउंसिल्स, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। तो जनरल इलेक्टोरेट की बात मान ली गांधी जी की, रिजर्व सीट्स की बात मान ली बी आर अम्बेडकर की, दोनों ने की एक एक बात मान ली। इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट साइन हुआ उसको बोलते हैं पूना पैक्ट, व्हिच वाज साइंड इन सितंबर ऑफ 1932। नेक्स्ट है अपना मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन। देखो मुस्लिम्स का एंगल थोड़ा सा अलग है। जब खिलाफत मूवमेंट हुआ, मैंने आपको बताया था खिलाफत मूवमेंट अल्टीमेटली फेल हुआ है। मैंने बताया था टर्की ने टर्की से ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन की, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सेवरस, और जो खलीफ था उसका जो टाइटल था वो डिसमेंटल कर दिया था, खत्म कर दिया था। सो मुस्लिम्स को लगने लग गया यार कि कांग्रेस ढंग से काम नहीं कर रही, प्लस इनकी जो मुस्लिम्स की खुद की पार्टी थी जो कोर मुस्लिम ग्रुप के लिए काम करती थी, इंडियन मुस्लिम लीग, जो 1906 के अंदर बनी थी, तो बहुत सारे मुस्लिम्स उस तरफ चले गए। कांग्रेस के साथ ये था कि कांग्रेस को लेकर एक इमेज बन गई थी कॉमन मुस्लिम्स के अंदर कि कांग्रेस है ना ज्यादा क्लोज जाती जा रही है एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के तरफ, और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, मतलब काम क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिंदू महासभा। ये हिंदू महासभा इंडिपेंडेंस के बाद में स्प्लिट होगी और फिर बनेगी आपकी भारतीय जन संघ, विच विल बी फाउंड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और फिर जब इसके बाद में भारतीय जन संघ भी फिर डिवाइड होगी और फिर अल्टीमेटली 1980 में बनेगी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पढ़ा था। तो लगने लग गया आपके मुस्लिम्स को कि 1920 से जो कांग्रेस है वो ज्यादा से ज्यादा है ना हिंदू रिलीजियस ग्रुप के अंदर जा रही है, इनके अपना क्लोज रिलेशनशिप बना रही है। जैसे उसमें से एक पार्टी थी उसका नाम है हिंदू महासभा। बट चलो ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग अपने रास्ते पे चल गए थे। फाइनली कुछ बहुत टाइम बाद में 1927 में जाके एक लखनऊ पैक्ट हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग धीरे धीरे रीनेगोशिएट करने लग गए थे कि अपन साथ में मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, अपन अलग अलग लड़ेंगे तो पता चला आजादी नहीं मिलने वाली। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच अ यूनिटी कुड बी फोर्स्ड। मतलब ठीक है, इसमें वो नाम नहीं लिखा लखनऊ पैक्ट, बट मैंने आपको बता दिया। तो इनको लगने लगा कि चलो ठीक है अपन है ना कुछ तो चीज कर सकते कि अपन साथ में आ जाए। तो नेगोशिएशंस का क्या था, तो उस टाइम पे जो आपके मुस्लिम लीग है उसके जो हेड थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, सुना होगा आप सबने नाम। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने देखो क्या बेसिकली एक बात कही कि अगर आप हमारी बात मान जाओगे तो सब कुछ बढ़िया, अगर आप ये बात हमारी नहीं मानोगे तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कांग्रेस के साथ मर्ज वर्ज होना, मतलब मर्ज एज इन नॉट इन लिटरल सेंस बट कोई मूवमेंट करना। अब देखो क्या था, द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। तो मोहम्मद अली जिन्ना का लॉजिक था कि भैया जो भी इलेक्शंस होंगे फ्यूचर में उसको लेके बंटवारा कैसा होगा सीट्स को और इलेक्टोरेट्स को लेके एक बार वो क्लियर कर लेते। तो पहली बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड क्या कर रहे थे। सो मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो जब ये डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जिनको बाद में जाके मिल भी गया था, मतलब रैमसी मैकडोनल्ड ने, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ देते हैं अगर if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to population
इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस जैसे बंगाल और पंजाब। ये बंगाल मतलब वो प्री पार्टीशन बंगाल है, हाँ। तो इसके अंदर वेस्ट बंगाल भी आ गया, इसके अंदर प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश भी आ गया, आसाम वाला रीजन भी आ गया। ये पंजाब मतलब ये प्री पार्टीशन वाला पंजाब है, वो पाकिस्तान वाला रीजन, और हमारा वाला पंजाब मतलब मेनली वो पाकिस्तान वाला पंजाब। तो समझ में आया क्या? मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली डिमांड छोड़ देते अगर हमको रिजर्व सीट्स मिल जाए असेंबली के अंदर, किसके प्रपोर्शन के अंदर, कि जहां पर भी हमारी पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन के हिसाब से हमको है ना मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में सीट्स दे दो। अब इस पे नेगोशिएशन चल रहा था। Negotiations over the question of representation continued, but all hope for resolving the issue at the all-party conference in 1928 disappeared। तो जिनके बीच में नेगोशिएशन चल रहा था, इस नेगोशिएशन को कंप्लीट करने के लिए 1928 में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग का नाम है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर कांग्रेस भी थी, उसके अंदर आपकी ये मुस्लिम लीग भी थी। बट इसी नेगोशिएशंस के टाइम पे इस डिमांड को लेके एक ग्रुप था जो मैंने आपको बता रखा है, ये हिंदू महासभा। इस हिंदू महासभा के जो लीडर थे उस टाइम पे, उनका नाम था M.R. जयकर। आई थिंक इनका नाम है मुकुंद रामराव जयकर। ही वॉज अ लॉयर एंड अ फेमस पर्सन ऑफ हिंदू महासभा। इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, अपोज किया इस सीट की, आपको ये क्या नाम है सीट्स वीट्स मिलेगी और प्रपोजन के हिसाब से। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि ठीक है, अगर आप रेडी नहीं है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। इस इंसिडेंट्स के बाद में 1928 के अंदर मुस्लिम्स ने मतलब सीडीएम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within India। क्योंकि देखो क्या है, जब से ये खिलाफत मूवमेंट और ये सब खत्म हुए ना, तो जब कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था इंडिया के अंदर, तो राइट्स होते थे, हिंदूज मुस्लिम्स के राइट्स हो रहे थे। किसी जगह पे मुस्लिम्स ज्यादा थे तो उन्हें हिंदूज को मार दिया, किसी जगह पे हिंदू ज्यादा उन्हें मुस्लिम्स को मार दिया। तो ऐसा नहीं कि बहुत पीसफुल तरीके से रह रहे, बहुत सारे राइट्स और ये सब चीजें हो रही है। पाकिस्तान की भी डिमांड अभी 1930 में मोहम्मद इकबाल और वो सब चीजें कर देंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही पैरेलल। प्लस ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पर जो इनकी नेगोशिएशन फेल हो गए, तो मुस्लिम्स को लगने लग गया कि यार ये हिंदू मेजोरिटी कंट्री है और फ्यूचर में जाके अगर मान लो ये बन गया तो ऐसा ना हो कि हम माइनॉरिटी में और हमारे साथ में पता नहीं क्या हो। दे फियर्ड दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ द माइनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी। इस डर के कारण मुस्लिम्स ने ज्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब पॉलिटिकल सेंस में तो आपका इतना सही दे रहेगा था सीडीएम। नेक्स्ट वाला जो अपना टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि सारे के सारे इंडियंस को कैसे यूनाइट किया, कैसे यूनिफाई किया, इंस्टिगेट किया, कैसे उनको इमोशनल किया कि आओ अपन को सबके लिए, मतलब सबके साथ में मिलकर इंडिया के लिए लड़ना है। तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब देखो, जैसा मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर। अब तुम सोचो उस टाइम की कितना मुश्किल है ये। आपने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने फ्रांस के लोगों को कॉमन यूनाइट करने के लिए कितनी सारी चीजें की थी, इंपोज की थी कि चलो सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट हो। तो इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री, इतने झगड़े, इतने पॉपुलेशन, इतने रिलीजन्स, इतनी कास्ट, इन सबको भी यूनाइट करने के लिए कुछ तो तरीका होना चाहिए ना। तो मतलब आपको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बनानी पड़ेगी। अब वो बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ये अपन उस कल्चरल सेंस में पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक आप ऐसा समझ सकते हो जैसे अपन ने यूरोप के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था रोमांटिसिज्म। तो मतलब आपको बहुत सारी पैरेलल चीजें मिलेगी दोनों के अंदर। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। अगर अपन ने साथ में मिलकर किसी अगेंस्ट कॉमन एनिमी में लड़ रहे, जैसे इंडियंस यूनाइट हो गए अगेंस्ट कॉमन एनिमी के, पहले उसको भगाते, चलो फिर अपन बाद में देखेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स। और भी तरीका है, but there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination, जैसे हिस्ट्री और फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब इन सबके मतलब आपको पता होंगे। फोकलोर भी आपने सुना होगा। फोकलोर बेसिकली क्या है कि फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो नॉलेज का या जो स्टोरीज का ट्रांसफर होता है बात कर करके, वोकल जो ट्रांसफर होता था, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, बट आप बोल बोल के जनरेशन को वो जो नॉलेज है वो सारी की सारी चीज़ें क्या करते हो, पास करते हो। मिथ्स हो सकते हैं, वो बिलीफ हो सकती है, किसी लोकल जगह की कहानी हो सकती है, मंदिरों के बारे में, कल्चर के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में। तो ये फोक टेल्स या फोकलोर जिसको बोलते हैं। तो दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। तो मतलब एक ऐसी कॉमन चीज बन जाती है इसमें सारे के सारे लोग उसको देख सकते हैं। इसी के अंदर आपको पर्सोनिफिकेशन ऑफ एलिगरीज भी आती है। पर्सोनिफिकेशन मतलब वही नॉन लिविंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब आप लिविंग बीइंग से शो करते हैं, और आपका एलिगरी मीन्स आप किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, लेट्स सपोज यू आर डूइंग
या फिर यू आर क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर पोम, या फिर यू आर राइटिंग अ स्टोरी किसी इंसिडेंट्स को बताने के लिए। जैसे अगर आप में से किसी को अगर नॉवेल्स में इंटरेस्ट है, तो एक बहुत ही फेमस एक राइटर था जिसका नाम था जॉर्ज ऑरवेल, उसने एक बुक लिखी थी एनिमल फार्म। तो वो जो एनिमल फार्म थी, वो जो नॉवल थी, उसकी जो स्टोरी, इट इज एन एलिगरी टू द रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन में जो जो भी हुआ उसको फिक्शनलाइज करके उसमें बुक लिखी थी एनिमल फार्म। तो एलिगरीज भी बनती, बहुत सारी चीजें होती है। तो इट वॉज इन द 20th सेंचुरी, मतलब वही आपका 1901 से लेकर 2000 के बीच में, with the growth of nationalism, that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। अभी आप सुन रहे हो कब से, है ना, ये चीज आपने 9th में भी पढ़ रखी है। जैसे फ्रांस की एलेगरी थी मेरियन, आपने जर्मनी की पढ़ी जर्मेनिया, वैसे एक तरीके से ये इंडिया की एलेगरी है भारत माता। अब बात आती है कि भारत माता की इमेज सबसे पहले किसने बनाई है, या फिर भारत माता की पेंटिंग सबसे पहले किसने बनाई है, दोनों अलग अलग चीजें। भारत माता की जो सबसे पहली इमेज है, मतलब स्केच मान लो, इट वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर आपको पता होगा ब्रिटिशर्स, वही मैंने बताया, उनकी जो बीमारी एंग्लिसाइज करने की, तो उन्होंने चट्टोपाध्याय को कर दिया चैटर्जी, इसलिए आप बहुत जगह पे नाम सुनते हो बंकिम चंद्र चैटर्जी। वैसे ही मुखोपाध्याय था तो वो हो गया मुखर्जी, वैसे बंदोपाध्याय था वो हो गया आपका बैनर्जी। वैसे सबसे जो शॉकिंग है वो था ठाकुर, तो वो हो गया टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये सब ब्रिटिशर्स एंग्लिसाइज करते हैं। इन्होंने, बंकिम चंद्र ने 1870s के अंदर, मतलब एक वो लिखा नेशनल सॉन्ग जो भी हमारा है, वंदे मातरम। अब वंदे मातरम मतलब क्या, देखो, वंदे बेसिकली आई एम पेइंग होमाज, या फिर आई एम बाउंग डाउन, बाउइंग, और मातरम मतलब अपनी मदर को, विच इज इस केस के अंदर जो भारत माता है। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया कि आई बाउ टू दी मदर एज अ हाइम टू दी मदरलैंड। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन इस नॉवल। फिर उन्होंने 1872 में एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है आनंद मठ। इसके अंदर उन्हें एक सन्यासी रिबेलियन हुआ था ब्रिटिश अगेंस्ट में, उसके बारे में लिखा। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग दी स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट आप सबने सुना होगा, 1905 के अंदर हुआ था, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो बैकड्रॉप पे हुआ था। तो जो भारत माता की इमेज सबसे पहले वो किसने बनाई है, भारत माता की इमेज सबसे पहले किसने बनाई है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी उस नॉवल के अंदर। नॉवल का नाम है आनंद मठ, जो उन्होंने 1872 के अंदर लिखी थी। इसी सेम नॉवल के अंदर उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा हुआ था। ठीक है, इसकी लेकिन स्वदेशी मूवमेंट से जो हुआ था, ये जो आपकी इमेज बनी, इसको लेके सबसे पहली जो पेंटिंग है भारत माता की, वो किसने बनाई है, मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर। वही सेम अपनी टैगोर फैमिली से बिलोंग करते थे। पेंटेड इज फेमस इमेज ऑफ भारत माता इन दिस पेंटिंग, ये वाली है ना भारत माता, is portrayed as an ascetic figure. She is calm, composed, divine, spiritual. Ascetic figure आपको बताइए ना, मतलब एक तरीके से मंक लाइक और सन्यासिन, ठीक है ना, काम मतलब नॉन मटेरियलिस्टिक फिगर। ठीक है, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं इमेज को, मतलब सॉर्ट ऑफ भगवान, और बेसिक आपके रुद्राक्ष की माला, और क्रॉप्स है, बुक है। वैसे भारत माता की इमेजेस के वर्जन्स बहुत सारे आपके एनसीईआरटी में, ये तो बनाई रखिए। आपके एनसीईआरटी में एक और भारत माता की इमेज है जिसमें शी इज वेयरिंग अ रेड साड़ी, और उनके पास में वेपन्स है, शी इज कैरिंग वेपन्स, और एलिफेंट है, और पास में ना टाइगर है। तो भारत माता की डिफरेंट वर्जन्स है। इस भारत माता की डिफरेंट इमेज को अपन बना के लोगों को इमोशनल भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक भारत माता की इमेज बनाई जिसमें भारत माता के ना रैग टैग क्लोथ्स है, एंड शी इज ब्लीडिंग, और ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश सोल्जर बनाया, ब्रिटिशर अपने सोल्जर अपने बेटन से भारत माता को बीट कर रहा है। या फिर आपने एक भारत माता की इमेज बनाई जिसमें देयर इज अ लेडी, भारत माता के टर्म्स में, और शी इज इन चेन्स, लोग उससे इमोशनल हो जाएंगे। तो बहुत सारे इसके तरीके। इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल, अगर आपने एक मूवी देखी है आरआरआर, जो मैं भी पहले ही बता चुका हूँ, उस आरआरआर में आपको पता होगा जब वो ब्रिटिशर्स है ना, जो कैरेक्टर है आपके अल्लूरी सीताराम राजू, विच वॉज प्लेड बाय रामचरण, उनको जब भी टास्क देते कि आपको कोमाराम भीम, मतलब जो जूनियर एनटीआर है, उसको अरेस्ट करना है, तो एक रिवॉल्यूशनरी की मीटिंग में जाते हैं, ही वॉज सिटिंग एंड ही वॉज लिसनिंग टू द जो ओरेटर है, जो आप बता रहे थे कि ब्रिटिशर्स के फाइट करनी है। वहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज वॉल है, उस ह्यूज वॉल पे आपकी है ना भारत माता की इमेज बनी हुई है। और भारत माता की इमेज में लेफ्ट राइट में आई थिंक शायद लिखा भी हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है वंदे मातरम, एक जगह पे लिखा हुआ है भारत माता की जय। तो मतलब बहुत सारी जगह पे ये सिंबलाइज यूज किया है। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एन एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। मतलब ये भारत माता की इमेज बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। ऑब्वियसली भारत माता कोई लिटरल मतलब गॉडेस या लिटरल कोई पर्सन नहीं है, बट शी बिकेम एन एलेगरी, जैसे फ्रांस की मेरियन बन गई थी और जर्मनी की जर्मेनिया। In the late 19th century, India nationalists began to record folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. अब आपको पता होगा ना, वो पुराने टाइम में गाँवों के अंदर आजकल भी होता है, बट पहले कल्चर बहुत ज़्यादा था। वो गवैये गाने वाले आते, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज़ को आके स्टोरी सुनाते थे, छोटा मोटा है क्या ना, एक किस्से कहानियाँ सुनते थे। जो बहुत लोग थे वहाँ पे, वो ना ये सारी बार्ड्स की जो बेसिकली जो स्टोरीज और ये सब सुनाते, ये जा के है ना उनको समराइज कर करके लिखने लगे प्रिजर्व करने के लिए।
It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. तभी तो ये सारी किस्से से कहानियां फेमस है कि रामदेवरा जी ये और गोगा जी ने वो सांप और उनके सब चीज़ें जो भी आप स्टोरी सुनते हो, अल्लूरी सीताराम की कहानी या कोमाराम भीम की कहानी, तो ये सारे के सारे फोकलेयर को दे स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन. अब इसमें दो फेमस बुक इंसान के बारे में दे रखा है कि जिन्होंने इस फोकलोर पे काफ़ी ज़्यादा काम किया. एक बंगाल के थे और एक मद्रास के थे. बंगाल वाले आपको बताइए. इन बंगाल Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk revival. folk revive करने लगे थे. ballads आपको बताइए basically it is a sort of a poem जो काफ़ी rhyme होती है. ये आपकी जनरली किसी ने हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर जब लिखी होती है उनको प्रेस करने के लिए. जैसे कि आप ये एक बैलेड मान सकते हो, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों से हर बोले हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, ये भी जैसे एक बैलेड हो गई. ये सेम बैलेड वर्ड आपने यूरोप वाले टॉपिक में भी सुना था. मद्रास के अंदर जो थे उनका नाम था नरतिजा शास्त्री. इन्होंने ना तमिल फोक टेल्स को कलेक्ट करने के लिए उनको 4 वॉल्यूम की एक बुक लिखी कलेक्शन, उसका नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया. अब ये इनको लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली इन्होंने फोकलोर को लेके. ही बिलीव्ड दैट द फोकलोर वाज द नेशनल लिटरेचर. It is the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. अब आप देखो इसका कितना ईरी सिमिलर बात है जो कही थी योहान गॉडफ्रीड हर्डर ने जर्मनी वाले टॉपिक के अंदर. आपको ट्रू जर्मन कल्चर देखना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मोनार्क्स एंड और आप है ना लोकल फोक टेल्स पढ़ो, कॉमन लोगों के पास जाओ, और आपको ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन जगाना है, फोक जाइस, तो कॉमन पीपल की बात सुनो. यही वही बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो ये फोक टेल्स है ये रियल आइडेंटिटी है वहाँ के लोगों की. इंस्टेड ऑफ कि आप रैंडम कोई किताब विताब पढ़ रहे हो, तो उन्हें पूरे तमिल फोक टेल्स को कलेक्ट करके 4 वॉल्यूम की बुक लिखी, उसका नाम है द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया. ठीक है. अभी जो पेंटिंग्स वेंटिंग्स बन रही थी ना, इनके साथ ही सिंबल्स भी बनते जा रहे थे. जैसे कि मान लो कि आप फ्लैग्स का कल्चर आ गया था, डिफरेंट फ्लैग्स बन रहे थे. तो आपके एनसीईआरटी में ना 2 फेमस फ्लैग्स दे रखे. स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था 1905 में बंगाल के अंदर, वहां पे ट्राई कलर फ्लैग फेमस हो गया था, रेड ग्रीन और येलो वाला. रेड ग्रीन और येलो वाला. इट वाज डिजाइंड, इट हैड 8 लोटसेस. ये देखो ये 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. उस टाइम में जो ब्रिटिश की 8 प्रोविंसेस थी. अब एनसीईआरटी सर्वोपरि भव, तो यहाँ पे लिखा है एंड अ क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. अब गड़बड़ आपको समझ में आ गई ना. यहाँ पर सिर्फ क्रेसेंट मून ही नहीं, यहाँ पर सन भी है. तो आइडियली यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स एंड सन रिप्रेजेंटिंग हिंदूज. बट एनसीईआरटी में क्या लिखा है? अ क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो अपन को तो यही याद करना है. अब ये वाला जो फ्लैग है देखो एक और जगह सेम आरआरआर में है. अब आप ये मत समझना कि आरआरआर मैंने कितनी बार देखी है, वो देखी मैंने 1-2 बार ही, बट लेकिन ऐसी इमेजेस याद आ जाती है. आरआरआर में बेसिकली आपने को याद होगा एक सीन है कि एक रेलवे ट्रैक पे ट्रेन चल रही होती है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है, नीचे एक वो बच्चा होता है, वो आग वाग लग गई होती है, उसको बचाने के लिए जो अपने 2 कैरेक्टर्स है, एक वो हॉर्स पे आता है, एक अपनी बुलेट पे आता है, और दोनों फिजिक्स को डिफाई करके ऐसे जंप करते हैं, और फिर वो ऐसे जंप करके एक थ्रेड व्रेड पकड़ लेते और बच्चे को बचा लेते, और फिर जो चीज़ वो पकड़ते वो फ्लैग पकड़ते हैं. उसमें क्लियरली वो जो फ्लैग कौन सा है, वो स्वदेशी मूवमेंट वाला फ्लैग है. तो सब इनको पता लगता है वो जो टाइम पीरियड है वो 1900 मतलब 1910s वाला जो टाइम पीरियड है, बिकॉज स्वदेशी फ्लैग उस टाइम पे बना था. तो 1911 से ले मतलब 1900 से लेके मतलब 1910s का जो टाइम पीरियड है तब की वो मूवी का बैकड्रॉप है. तो उसके अंदर यही वाला फ्लैग था, बीच में इसके अंदर वंदे मातरम लिखा हुआ है. फिर गांधी जी ने एनसीएम के टाइम पे अपना खुद का फ्लैग डिजाइन किया जिसका नाम था स्वराज फ्लैग. ये भी ट्राई कलर है, बस कलर चेंज हो गए. इसमें है रेड, ग्रीन और व्हाइट. इसमें बीच के अंदर गांधी जी ने बनवाया था स्पिनिंग व्हील, जिसको अपन बोलते हैं चरखा. एंड इट रिप्रेजेंटेड द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प या फिर सेल्फ रिलायंस या फिर जिसको अपन बोलते हैं आत्मनिर्भरता, और वही खादी कपड़ा और से फेमस हो गया था. स्वदेशी फ्लैग एंड स्वराज फ्लैग. एक और बहुत बड़ा तरीका जिससे कि अपन ना लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर सकते थे वो थी कि आप हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करो. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग चीज है. या इसका एग्जांपल अपन को प्रेजेंट टाइम के अंदर भी दिखते हैं. अनदर मींस ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. अब देखो इसको ऐसे समझो. द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, मतलब पुराने, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स. तो ब्रिटिशर्स को सिंपल सी बात ही लगता था. इंडियन हिस्टोरियंस को क्या लगने लग गया? इन रिस्पॉन्स इंडियंस बिगैन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स. अब ऑब्वियसली
हमारी जो कल्चरल मेमोरी है उसमें ब्रेक तो आया ही है कॉलोनाइजेशन के कारण, बट एक्चुअल में अपन वो सोने की चिड़िया और पास्ट में अपन बहुत अचीवमेंट्स थे ना अपने, साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में, आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स में, लीडरशिप में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो हिस्टोरियंस थे ना ये पास्ट को खरीदने लग गए, ढूंढने लग गए चीजें, पास्ट से ग्लोरीफाई करने लग गए कि सोने की चिड़िया क्यों कहलाते थे हम और ये सब चीजें। सो दे रोट अबाउट the glorious developments in ancient times when art and architecture, science and mathematics, or religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. This glorious time, according to the Indian historians, in their view was followed by a history of decline when India was colonized. तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि इंडिया पहले ये था, इंडिया पहले वो था, फिर हम कॉलोनाइज हो गए और हम बर्बाद हो गए, हम बिल्कुल बिखर गए। सो बिकॉज हम पास्ट में ऐसे थे तो उन सारी चीजों से इंस्पिरेशन लेके हम फिर से अपन उस टाइम पे पहुंच सकते ब्रिटिशर्स को यहां से भगा के। तो पास्ट को है ना रिवाइव करने की बहुत ज्यादा कोशिश होने लग गई थी। अब ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा ही था, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें भी है। जैसे these efforts to unify people were not without problems. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. अब इसका मतलब क्या है? लोग जब भी पुरानी पुरानी चीजें ग्लोरीफाई कर रहे थे, सिंबल्स बना रहे थे, ड्राइंग्स बना रहे थे, इमेजेस बना रहे थे, पेंटिंग्स बना रहे थे, मैक्सिमम ऑफ जो ग्लोरिफिकेशन था वो रिलेटेड टू हिंदू कल्चर ही था, हिंदू आइकोनोग्राफी। तो आइकोनोग्राफी मतलब होता है इमेजेस और सिंबल्स और ये सब चीजें, पेंटिंग्स। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन जब हिंदू आइकोनोग्राफी का ज्यादा होने लग गया था ना, तो बहुत सारे लोग इससे एलिनेट होने लग गए थे। जैसे मान लो आपके क्रिश्चियंस हो गए जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस मूवमेंट में, या हिंदू सॉरी या मुस्लिम्स, उनको लगने लग गया कि आप आजादी की बात कर रहे हो बट आप जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो, पास्ट की कर रहे हो, वो हिंदू इमेजेस और इन सब की चीजें कर रहे हो। जैसा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपने एक बहुत फेमस इमेज देखी होगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ही इज लीनिंग डाउन और वो है ना स्वॉर्ड उनको गिफ्ट कर रही है, सामने दुर्गा माता की एक बहुत फेमस इमेज है। वो मॉडर्न पेंटिंग है, मतलब इस टाइम की पेंटिंग है। तो ऐसी इमेजेस के कारण है ना जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और बाकी लोग उनको लगने लग गया कि आप इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करो, लेकिन आपका अल्टीरियर मोटिव है कि आप हिंदू डोमिनेशन और हिंदू आइकोनोग्राफी और उनकी इमेजेस को ही ज्यादा फेमस कर रहे हो। तो लोगों का धीरे धीरे इससे इंटरेस्ट खत्म होने लग गया था। अब लास्ट में अपन देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में एक बिल्कुल सा एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। सो लास्ट है अपना क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर। मूवमेंट बहुत बड़ा है बट एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दे रखा है। तो उसमें फर्स्ट लाइन लिखिए, द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द एफर्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर II क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट इन इंडिया। अब देखो इंडियंस बड़े स्मार्ट हो गए थे, इंडियंस को पता है कि ये ब्रिटिशर्स बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बेवकूफ़ बनाने के लिए एक आदमी आया, एक मिनिस्टर था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, उसको इंडिया में भेजा मार्च ऑफ 1942 में कुछ प्रपोजल्स लेके कि भैया आज़ादी वज़ादी आपको दे देंगे, बट कब देंगे वो नहीं बताएंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपन को है ना कन्विंस करना था कि वर्ल्ड वॉर II में उनको ढंग से सपोर्ट करे, बिकॉज वो चाहते थे कि अब इंडिया एज अ कॉलोनियल पावर उनको सपोर्ट करे, मतलब एज अ कॉलोनी उनको सपोर्ट करे, और सपोर्ट करने के बाद में उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। बट इंडियंस वर नॉट ग्रेटली इंटरेस्टेड। तो जब क्रिप्स मिशन आया तो सबने रिजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि हवा में बात कर रहे आज़ादी की, पता नहीं कब देंगे। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज मुस्लिम्स की डिमांड थी बिफोर क्रिप्स मिशन कि हमें सेपरेट रीजन चाहिए पाकिस्तान, और है ना हिंदू मुस्लिम अलग अलग कंट्री होना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन ने ये भी रिजेक्ट कर दिया था। तो क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन हो गया फेल मार्च ऑफ 1942 में। तो गांधी जी को लगा देखो जो ब्रिटिशर्स है वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि उन्होंने वॉर के बीच में, मतलब वॉर कब चल रही थी आपकी, वॉर चल रही थी 1939 से लेके 1945, इसके बीच में इन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा। तो मतलब ब्रिटिशर्स कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और कितने ज़्यादा डरे हुए होंगे। तो इस डर का अपन को फायदा उठाना चाहिए और एक खतरनाक लास्ट मूवमेंट करना चाहिए ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए। इसलिए इसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। अब दो इसके अंदर आपके वो दे रखे सेशंस जहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। सबसे पहला, कांग्रेस को मैनेज करने के लिए देयर इज अ कमेटी। ये आज भी कांग्रेस के अंदर है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें कमेटी आज भी है। सो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा इज अ सिटी इन महाराष्ट्र, वहाँ पर उन्होंने मीटिंग करी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले दिन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का दिन क्या था, 14 जुलाई ऑफ 1789। सो इन्होंने मीटिंग करी 14 जुलाई ऑफ 1942 एंड दे पास द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाए और इमीडिएट पावर का ट्रांसफर कर दे। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया 14 जुलाई को वर्धा में। इसकी कुछ दिनों बाद में 8 अगस्त ऑफ 1942 में बॉम्बे में इसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस रेजोल्यूशन को एंडोर्स कर दिया, कंप्लीटली ओपन कर दिया पब्लिक के लिए कि ठीक है अपन ऐसा करने वाले। It was on this occasion that Gandhi ji delivered the famous "Do or Die" speech. समझ में आया, करो या मरो।
सो वर्धा के अंदर 14 जुलाई को कांग्रेस ने इसको आपका पास किया है पूरा कि अपन ये सब करेंगे। और फाइनली 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिशर्स ने मतलब कांग्रेस ने बॉम्बे के अंदर इसको कंप्लीटली एंडोर्स कर दिया था कि ओके वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद इट। और इसके अंदर गांधी जी ने अपना स्लोगन दिया था जिसका नाम है डू और डाई। और इसके अंदर बहुत फेमस लीडर्स का पार्टिसिपेशन था जो इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे फेमस थे। जैसे इसके अंदर नाम दे रखा है जयप्रकाश नारायण, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, बहुत ही फेमस सोशलिस्ट लीडर है। इंडिपेंडेंस के बाद भी इनका बहुत फेमस रोल है। इनको लोक नायक भी बोलते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा फेमस है इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी से लड़ने के लिए, उनको अपोज करने के लिए। ही वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो। तो बहुत फेमस आदमी जयप्रकाश नारायण। अब ये देखो यहाँ पे क्या ना मैंने कलर चेंज कर रखा है, मैं बताऊंगा ये मैंने कलर चेंज क्यों किया है। फिर एक इसके अंदर एक और आदमी दे रखे राम मनोहर लोहिया, ये भी बहुत फेमस सोशलिस्ट थे, इंडिपेंडेंस के बाद भी थे ये। फिर इसमें एक नाम दे रखा है मातंगिनी हजरा। मातंगिनी हजरा बंगाल की फीमेल, कनकलता बरुआ आसाम की, और रामा देवी चौधरी रामा देवी उड़ीसा की। तो इसमें लिखा हुआ है एंड मेनी विमेन सच एज मातंगिनी हजरा और कनकलता बरुआ और रामा देवी। रामा देवी तो इंडिपेंडेंस के बाद भी थी, सक्सेसफुल रही है। ये जो मातंगिनी हजरा थी इनकी इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे डेथ हो गई थी व्हेन शी वाज प्रोटेस्टिंग एंड शी वाज कैरिंग अ फ्लैग। तो इनको है ना बंगाल के अंदर पुलिस ने शूट कर दिया था एंड शी डाइड। और आई थिंक ये इस फेमस है ये इस क्विट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट मार्टर के तौर पे। इनको ओल्ड लेडी गांधी भी बोलते थे, ठीक है ना, बिकॉज ये गांधी जी की बहुत ज़्यादा फेमस डिसाइपल थी। कनकलता बरुआ आसाम में, ये भी शी वॉज कैरिंग फ्लैग और इनको भी शूट कर दिया था, इनकी भी डेथ हो गई थी। रामा देवी तो चलो इंडिपेंडेंस के बाद भी जी है बहुत ज़्यादा। जयप्रकाश नारायण मैं बता ही चुका हूँ, फेमस सोशलिस्ट लीडर। राम मनोहर लोहिया ये भी फेमस सोशलिस्ट लीडर थे। इन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे, इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर मैंने लिखा है अरुणा असफ अली अलग कलर में बिकॉज ये फीमेल है। अब एनसीईआरटी जो मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी ने 3 नाम लिखे, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, आदमी, मतलब नॉट लिटरल सेंस में बट वो आदमी है बिकॉज उन्होंने बाद में लिखा है एंड मेनी विमेन सच एस। तो अरुणा असफ अली को भी यही लिख देते बट अब नहीं लिखा उन्होंने। तो अरुणा असफ अली भी एक आपकी क्या नाम है फीमेल ही है। ये दिल्ली की फर्स्ट मेयर भी थी, बहुत फेमस एजुकेटर भी है और इन्होंने भी बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेट किया था दिल्ली के अंदर। ये भी बहुत टाइम तक जिए, मतलब इनका भी सक्सेसफुल स्टंट रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। Britishers responded with much force, yet it took more than a year to suppress the movement. Ultimately, क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण अपन को इंडिपेंडेंस तो मिला नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट 42 में चालू हुआ, 43, 44 मतलब मैक्स 44 के अंदर आके ये आपका एक तरीके से खत्म हो गया था। अब इंडिपेंडेंस कैसे मिली और क्या हुआ वो तो चलो मैं कभी बाद में बताऊंगा। इट इज़ नॉट रिलेवेंट टू दिस टॉपिक। अभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपन ये चैप्टर कंप्लीट हो। सो अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू।